हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज स्टार्ट होने वाला है लेसन 20, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़। भारत की विदेश नीति क्या है और इसके जो पड़ोसी देश है उससे संबंध क्या है इनके। ये चीज़ें सारी दुनिया पर लागू होती हैं, उनके भी पड़ोसी देश होंगे और उनके भी उनसे कैसे रिलेशन हैं, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। विच आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या है। हाउ आर द इंडियाज रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज़। भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, कैसा व्यवहार है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। फॉरेन पॉलिसी इज द क्रॉक्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस। टुडे ऑल द नेशंस thought geographically far from each other are very close due to means of communication. Any happenings in any part of the world leaves its impact on other nation too. All the nations of the world are independent on each other. क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। All the nations of the world are interdependent on each other. That is why today in the world politics more focus is given to the development and formation of international relations. A good foreign policy is essential to establish foreign relations with other nations as required by a nation. The foreign policy is a group of the principles which is adopted by one nation to seek its national interests. The decisions to establish stable relations with other nations and the implementation of this decision is called the foreign policy of a nation. Thus, foreign policy is a permanent policy based on national values. विदेश नीति या वैदेशिक नीति संबंधों का सारभूत तत्व है। आज विश्व के जितने भी सभी देश, सभी राष्ट्र एक दूसरे से भौगोलिक तौर पे भले दूर हों, 1000, 5, 10,000 किलोमीटर की दूरी पे ज़रूर हों, लेकिन एक बेहतर संचार व्यवस्था की वजह से, एक बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साथ में हम सभी जितने भी देश हैं, देखिए सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ना समाजशास्त्र, तो सबसे पहले उसमें एक आ जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी देश इंसानों से ही मिलकर बना होता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस आपकी स्वाभाविक है। स्वाभाविक ऐसे है कि आप बिना दूसरे के डिपेंडेंस के आप जीवित नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली कोई भी घटना दूसरे देश पे अपना कोई छोटा या बड़ा प्रभाव आपका डालती है। विश्व के सभी देश एक दूसरे पे आपके डिपेंडेंट हैं। यही वजह है कि वर्तमान में आपकी विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास और उसके निर्माण को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अपने विदेशी संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति। विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। ठीक है, दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है। इसी प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर निर्भर होती है। आगे बढ़ते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके बारे में। India's foreign policy has a great impact on the world. The cultural past of India has been extremely glorious. India has been constantly
making efforts to build amicable relations not only with neighboring countries but also with far-flung nations. The roots of Indian foreign policy are in the origin of development civilizations, since countries which include ancient medieval uh, thoughts and British policies, national movement, Indian National Congress, and impact of Gandhian philosophy, all these have been contributing factors. भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा भारत की विदेश नीति का विश्व पे बहुत गहरा असर पड़ता है। भारत का सांस्कृतिक अतीत बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण रहा है, गौरवशाली रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ बल्कि दूर दूर जो बाकी जो देश हैं उनके साथ भी मित्रता संबंधों के लिए हम तत्पर रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। भारत की विदेश नीति की जो जड़ें हैं वो कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई, और इसमें प्राचीन और मध्यकालीन चिंतन शैलियाँ हो गई, चाहे ब्रिटिश नीति की विरासत हो गई, स्वाधीनता का आपका आंदोलन हो गया, विदेशी मामले हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवाद का जो दर्शन था, मतलब गांधी जी का देखने का जो विज़न था, उनका तरीका था, गांधी जी का दर्शन था, के प्रभाव का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली योगदान रहा है। मेन एम्स ऑफ अवर नेशनल पॉलिसी, कुछ पॉइंट्स हैं आपके। टू मेक इंडिया पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, भारत को विश्व की शक्तिशाली शक्ति बनाना ये हमारा लक्ष्य है। और मोदी जी भी तो कहते भी हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है। हम पहले भी विश्व गुरु थे, बीच में हमारी स्थिति डगमगाई, फिलहाल तो नहीं है, आगे चल के उम्मीद है कि ये देश आपका आगे चल के भी विश्व गुरु बनेगा। सेकेंड है आपका टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भारत के औद्योगिक विकास के लिए जो और भी देश हैं उनसे आर्थिक सपोर्ट या आर्थिक सहायता प्राप्त करना। टू अपोज कॉलोनियज्म एंड इम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद, पता नहीं कैसा जटिल नाम है इसको उपनिवेशवाद कहते हैं और इम्पीरियलिज्म को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। इसकी ये चीज़ें हमें आज के टाइम पे अगर कहीं देखने को मिलती हैं तो वो चाइना में देखने को मिलती हैं, लेकिन पहले आपका जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, लगभग जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वो सभी आपका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विचारधारा से ग्रसित थे। वो चाहे आप देश के लगभग पूरी दुनिया के लगभग जितने भी जगह पे देखेंगे, वहाँ पे कई जगहों पे ब्रिटेन का राज था, कहीं आपका रूस का था, फ्रांस का था, इटली का था, है ना, पुर्तगाल का था, कोलंबिया का था, कोलंबस का था। तो इस तरह से कई ये सारी कंट्रीज़ आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और ये हमेशा उपनिवेशवाद जिसको हम कॉलोनीज़ कहते हैं और साम्राज्यवाद जिसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ये दोनों से ग्रसित थे। कॉलोनीज़ क्यों बनाई जाती थी और साम्राज्यवाद का गठन क्यों किया जाता था, ये दोनों चीज़ें हमने पुरानी वीडियो में पढ़ ली हैं, मुझे लगता नहीं है अब उसको समझाना ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आपको देखना है इसका उदाहरण तो आप चीन को देख सकते हैं। चीन की पॉलिसी अब देखिए, सीधे सीधे तो अपन ऐसे कर नहीं सकते हैं कि गए हमला कर दिए और साम्राज्य बढ़ा लिए, तो उसका तरीका दूसरा होता है। जैसे हाल का ही केस है श्रीलंका का, देख लीजिए। श्रीलंका का एक पोर्ट है जो चाइना की सहायता से बना हुआ है, ठीक है। अब चाइना आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दे देगा, उसके बाद उस पर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब जैसी उनकी पॉलिसीज रहेगी, जैसा उनके बीच में करार रहा होगा। अब श्रीलंका वाले उस रुपए को चुकाने में असहमत हो गए, तो चाइना ने कहा कि इस पोर्ट को हम यूज़ करेंगे अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपना इंटरेस्ट भरते रहिएगा, और अगर नहीं भर पाएंगे तो ये पोर्ट हमारा हुआ। वो इंटरेस्ट भर नहीं पाए, पैसा चुका नहीं पाए, तो 99 सालों के लिए वो जो पोर्ट है श्रीलंका का, वो पोर्ट चला गया किसके पास, चाइना के पास। अब 100 साल के लिए इसके पास वो पोर्ट चला जाए तो कुल मिला के यही मान लीजिए कि वो चाइना को बिलोंग करता है वो पोर्ट। तो ऐसी नीतियाँ होती हैं साम्राज्यवाद की। पहले चाइना पैसा देता है, जब वो पैसा नहीं चुका पाते तो फलानी चीज़ उसकी हो जाती है। चाइना के पास ही आपका एक इलाका है, एक देश है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है।
इसी नाम के 3-4 देश हैं, तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान है, तगाजिस्तान है। ऐसी उसकी उसकी चाइना से जस्ट उसकी बॉर्डर लगती है। उसकी सेम कंडीशन थी जब वो आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के जस्ट बाद उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी। उतने रुपए पैसे नहीं थे एक आदर्श योजना चला पाने के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इतना रुपया नहीं था। तो चाइना ने कहा कि हम आपकी सहायता कर देंगे, आप धीरे धीरे हमको ये पैसा चुकाते रहना। बोले ठीक है। अब जब उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दे दिए उस देश को, अब वो जब चुकाने में सहमत नहीं रहा, है ना, तो उससे कहा गया कि अपने देश का हमको 15% लैंड हमारे पैसे के बिहाफ पे दे दिया जाए। तो वो 15% लैंड चाइना ने हथिया लिया। ऐसे करते करते भूटान को भी सहायता दी, सिक्किम को भी दी, सिक्किम कह रहा हूँ, भूटान को दी, म्यांमार को दी। अभी बांग्लादेश को अप्रोच किया था चाइना ने, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया, है ना। ये पॉलिसी है चीज़ें हथियार लेने की। टू सपोर्ट फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस, एशिया और अफ्रीका की जो देश है उसके जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनको समर्थन अपना देना। ओके। टू मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राष्ट्रमंडल के जो देश हैं उनसे अपने संबंध, घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जिन पे भी ब्रिटेन का राज था, है ना, जिन पे भी ब्रिटेन का राज था, वो सारी कंट्रीज़ आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपका ओलंपिक का एक अलग से पूरा एक होता है, ओलंपिक एक ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे तरीके से। 5 कॉन्टिनेंट उसमें शामिल होते हैं, 5 कॉन्टिनेंट उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से आपका CWC है, कॉमनवेल्थ गेम्स आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। जितने भी ब्रिटेन के अंडर पे कंट्रीज़ रही हैं वो सारी इसमें हिस्सा लेती हैं। और एक देखने वाली बात ये भी है कि क्रिकेट भी वही कंट्रीज़ खेलती हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन का कभी राज रहा हो। ओके। अगला है आपका टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के विकास के लिए अनुकूल स्थिति को बनाना या फिर आवश्यक दशाओं का निर्माण करना, है ना, कंडीशंस ठीक करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इन्हीं को हम NRI कहते हैं। इनके जो भी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करना। टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट, पारस्परिक आर्थिक और जनहित के रक्षा के लिए एशिया और अफ्रीकी देश को संगठित करना। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके बहुत से रेडिकल ग्रुप्स हैं जो आतंकी गतिविधियों में आपका शामिल रहते हैं। सबसे बड़ा तो आपका बोको हराम ही है। बोको हराम के लिए फ्रांस की भी जो मिलिट्री है वहाँ पे लगी रहती है, अमेरिकन मिलिट्रीज भी लगी रहती हैं, अफ्रीकन मिलिट्री तो ऑलरेडी लगी होती हैं, और साथ में इंडियन मिलिट्रीज भी वहाँ पे अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करती हैं, है ना। तो उसका रीज़न है बोको हराम, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के नीचे ही आपका अफ्रीका आता है, ठीक है। अब फ्रांस वाले अपनी सेना, यूरोपियन कंट्रीज़ की काफ़ी सारी, फ्रांस उसमें स्पेशल है, वो स्पेशल अपनी सेना को अफ्रीका में इसलिए उतार के रखता है ना। ये आपका इथियोपिया हो गया, केनिया हो गया, इस तरह को जो एरिया है, क्योंकि अगर वहाँ पे फ्रांस वगैरह की सेना नहीं रही और बोको हराम जैसा जो दल है वो अफ्रीका को जीतते जीतते ऊपर बढ़ता चला गया यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, तो बोको हराम को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब वो हमारे देश की सीमा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वो ऑलरेडी अफ्रीका में अपनी सेना भेज के रखते हैं। वहाँ पे वो एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी करते हैं या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह भी करते हैं, जिससे कि जो बोको हराम के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी रेडिकल ग्रुप्स के हेड हैं उनको मारा जा सके और उनकी ग्रुप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए, है ना। इसलिए वहाँ पे कई सारे देशों की सेनाएं भी अफ्रीका में रहती हैं, हमारे देश की भी सेना वहाँ पे रहती है। टू बैक एंड सपोर्ट UN, संयुक्त राष्ट्र, UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। इसमें
जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो कुछ देश मिलके एक यूनाइटेड नेशंस का निर्माण कर लिए थे और उन्होंने कहा था कि इसकी अलग अलग कमेटीज़ होनी चाहिए सभी लोगों की ऊपर एक नई नीति बनाने के लिए या फिर कोई भी फॉरेन पॉलिसी या अलग से कोई पॉलिसी सबको सही तरीके से मिला के चलाने के लिए यूएन का निर्माण किया गया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन और सहयोग करना भी हमारे देश की नीति है। डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के जो निर्धारित तत्व हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, भौगोलिक तत्व। India's geographical areas and its huge sea and mountains border in Asia has played a major role in shaping India's foreign policy. India's trade and security depends on these factors. भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत का आकार, एशिया में अपनी विशेष स्थिति और दूर दूर तक फैले समुद्र और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान है। भारतीय व्यापार और सुरक्षा इन्हीं पे निर्भर करती है। पहले के टाइम पे देखा जाए तो देखिए इंडिया 3 तरफ से कवर्ड है, एक हिसाब से देखा जाए तो भाई 2 तरफ से समुद्र हो गए, 3 तरफ से समुद्र हो गए, एक तरफ आपका हिमालय हो गया, ठीक है। तो हम 3 तरफ से सेफ हैं, तो हमको एक तरफ से देखना पड़ता था। तो वही जो तिब्बत लद्दाख वाला जो रोल है वो आपका अलग अलग जहाँ से जो चीज़ें ज़्यादा बिकती थी या जहाँ से जिस चीज़ का ज़्यादा ट्रेड होता था उस रूट को उस चीज़ का नाम दे दिया जाता था। जैसे किसी को कपास वाला रास्ता कह दिया जाता था, किसी को जूट रूट कह दिया जाता था। तो ऐसे करते करते अलग अलग रूट्स का नाम पड़ा हुआ था। तो ये ऐसे ऐसे है। सेकेंड है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि देखिए एक पढ़ देता हूँ पहले मैं। The world was split into 2 groups, capitalist and communist. The animosity between the two resulted in Cold War, alienating itself from them. India maintained its position as non-aligned nation and helped in reducing tensions between two bodies. जितनी भी दुनिया पूरा जो देश थे वो 2 गुटों में विभाजित हो गए थे। एक आपका कैपिटलिस्ट कहलाता है जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, और दूसरा आपका कम्युनिस्ट कहलाता है जिसको हम साम्यवाद या समाजवाद के नाम से जानते हैं। इसमें 2 देश आते थे। कैपिटलिस्ट में आपका आप देख लीजिए जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो आती थी, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी आती हैं, है ना। और जो आपका ये कोल्ड वॉर हुआ था ये 1947-48 से 1999 तक लगभग आपका चला था। ये 1999 से पहले तक ही चला था शायद, क्योंकि जब आपका एक तरफ रसिया था, रसिया आपका कम्युनिस्ट देश था और वो सपोर्ट कर रहा था कम्युनिज्म को। अमेरिकन एक तरफ थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपका पूंजीवाद था, कैपिटलिस्ट था, और ये एक तरफ था। तो कुछ देश आपके जो कैपिटलिस्ट थे वो अमेरिका के साइड थे, कुछ आपके जो कम्युनिस्ट थे वो रसिया के साइड थे। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे कम्युनिस्ट को धीरे धीरे कम करना शुरू किया गया है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट वाकई किसी भी देश के लिए कैंसर है, किसी भी देश के लिए कैंसर है। क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर वहाँ पे आपका सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते हैं, लोकतंत्र नहीं हो सकता है जहाँ पे आपका कम्युनिज्म रहता है ना। तो भारत आपका ऐसा था कि जो दोनों ही देशों से, दोनों ही जो अलाइनमेंट वाला मूवमेंट था उससे अलग था, और वो दोनों ही में नहीं गया, ना ही वो पूंजीवाद की तरफ गया था ना ही साम्यवाद की तरफ गया था। और दोनों ही देशों से उसके साथ अच्छे संबंध हैं, रसिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो ये मेंटेन करके रखा था भारत ने कि कोई भी गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। थर्ड है आपका हिस्टोरिकल
ट्रेडिशंस, ऐतिहासिक जो परंपराएं थी वो। पीस ऑक्युपाइज अ प्लेस ऑफ utmost importance in India's foreign policy. India has its own history of ancient culture. To date, India has never tried to force its supremacy on any nation, and this tradition is perceptible in today's foreign policy. बात सही भी लिखी हुई है। भारत की विदेश नीति हमेशा से शांति प्रिय रही है कि हम किसी भी देश पे अपने जो हमारी मान्यताएं हैं हम उसको फोर्स नहीं करना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी देश को डराने धमकाने की कोशिश नहीं की है जब तक अगले ने ऐसी जुर्रत न की हो। किसी भी देश पे हमने अपनी सुप्रीमेसी ट्राई नहीं की है ना। तो हम हमेशा से शांति का संदेश देते आए हैं और आगे भी उम्मीद है कि हम देते आएंगे। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। आज तक भारत ने किसी दूसरे देश पे प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। यही परंपरा वर्तमान विदेश नीति में देखी जा सकती है ना। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। पंडित जवाहरलाल नेहरू had said in the Constituent Assembly that the base of any country's foreign policy lies in the protection of its national interests and the goal of our foreign policy lies in this fact. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और अपने देश की विदेश नीति का जो मेन मोटिव है वो यही है ना। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स मतलब आपकी सिद्धांत। नॉन अलाइंड मूवमेंट पहला है आपका। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सिंपली मीन्स दैट इंडिया विल थिंक एंड एक्ट independently and impartially in international matters, and that's why India closed the policy of NAM. The policy of NAM does not indicate an escapist or separatist attitude but an effort to establish friendly support. विश्व पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई हो, जिसका मतलब ये होता है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न ही अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने के लिए है। कहा भी जाता है ना कि दरिया अपने आप में कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब वो समुद्र से जाके मिलता है तो उसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जैसे उस टाइम पे जब ये पॉलिसीज़ वगैरह निकली थी, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह जो पॉलिसीज़ थी, जब हम ब्रिटेन से आज़ादी पाए थे तो हमारे पास हमारा उतना नाम नहीं था पूरी दुनिया में, हमारी उतनी वैल्यू नहीं थी पूरी दुनिया में। सांप और सपेरों का देश कहा जाने वाला ये भारत आज अपनी एक अलग जगह बना के रखा है। सिर्फ रीज़न यही है, ये आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर हम आज़ाद होते ही दोनों ही देशों ने इसको अप्रोच करने की कोशिश की थी। कैपिटलिस्ट ने भी की थी, अमेरिकन्स ने भी की थी कि आप हमारे साथ अलाइंड हो जाइए, रशियंस ने भी की थी कि आप हमारे साथ अलाइंड हो जाइए और हमारे साथ रह के बने रहिए। तो इन्होंने मना किया कि नहीं भाई, हमको अलग ही रहने दो। तो अगर हम उस टाइम पे अमेरिकन्स के साथ हो जाते तो हमारा अस्तित्व नहीं रह जाता एक अलग गौरवशाली देश के तौर पे, है ना। अपोजिशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। इंडिया हैज़ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ स्लेवरी अंडर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, सो इंडिया अपोज्ड इट naturally. India has been rising voice against imperialism in United Nations. Indonesia, Libya and Namibia are the countries suffering from imperialism.
ब्रिटेन का साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम का परिचित रहा है। हमने इस चीज़ को बहुत बखूबी जाना है भाई। 200-250 साल तक हमने इस देश पे अंग्रेजों का शासन देखा है। शुरुआती दौर में तो अंग्रेज इतने एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपना साम्राज्य बढ़ाते चले जा रहे थे भारत में, और उनकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, और भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटेन के पहले था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा था, हमारे पास पावर्स कम होती जा रही थी। तो हम ब्रिटेन का या ब्रिटिशर्स का एग्रेसिव जो उनका एक पार्ट था वो हमको देखने को मिला। जिस तरह से वो हमको स्लेव बना के रखे रहे, एक दास के तौर पे हम रखे थे, और जो अत्याचार हमने झेले हैं, जिस प्रकार का भी अत्याचार हमने झेला है, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उनकी पॉलिसीज़ हों, उस पर हमने बेहतर तरीके से जाना है कि साम्राज्यवाद का जो दुष्परिणाम होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना हमारे लिए स्वाभाविक था। भारत आपका संयुक्त राष्ट्र में जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें उपनिवेशवाद के विरोध में आवाज़ उठाई है। आज भी भारत आपका उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाता आया है। जो आपके इंडोनेशिया है, लीबिया है, नामीबिया है, जो आज भी साम्राज्यवाद से त्रस्त है, उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाती है। अगला है आपका अगेंस्ट अपार्टहेड, नस्लवादी भेदभाव का जो है वो विरोध करना। नस्लवादी भेदभाव देखिए आज भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, बहुत ज़्यादा वर्णवाद है ना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग ग्रसित हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। वहाँ पे आपका जो ब्लैक और वाइट का चलता है ना, वो हमारे यहाँ जातिवाद से कहीं ज़्यादा गंदा है। अभी आप अमेरिका में देखे होंगे, अभी हाल का ही केस है। एक पुलिस ऑफिसर था, वाइट पुलिस ऑफिसर था, और एक ब्लैक मैन था। उसे तकरीबन 8 मिनट तक उसने अपने घुटने से उसकी गर्दन को दबा के रखा, और सरेआम पूरे बाज़ार में, मेन मार्केट में, मेन रोड में लोग वीडियो बना रहे हैं। अब वो कह रहा है आई कांट ब्रीथ, लेकिन वो पुलिस वाला उसके गर्दन से पैर नहीं हटाया, उसकी डेथ हो गई। आप सोच के देखिए कि वो कैसा माहौल रहा होगा, और लोग कितना डरे हुए रहे होंगे कि एक वाइट मैन पुलिस वाला सरेआम किसी भी ब्लैक मैन की हत्या कर सकता है। तो इसके लिए गांधी जी में देखिए अफ्रीका में किया था कि अफ्रीका में कई आंदोलन उन्होंने चलाए थे, है ना, ब्लैक एंड वाइट के लिए। गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। फिर गांधी जी कुछ आंदोलन चला के 1915 वापस आ गए। फिर यहाँ भी उन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए। नेल्सन मंडेला आपके अफ्रीका के ही थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो वो भी इसके खिलाफ थे, नस्लवाद के खिलाफ थे, जो भी आपके डिस्क्रिमिनेशंस होता है इसके खिलाफ थे, राइसिज्म होता है इसके खिलाफ थे। आज भी लगभग सभी लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे हैं, और हमारे देश की ये पॉलिसी ही रही है कि वो दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंध का विकास करना। और भारत ने सभी नस्लों की समानता में विश्वास अपन रखते हैं। अपनी स्वतंत्रता के पहले भारत दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजाति पार्थक्य नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर प्रश्न उठाता रहा है। भारत ने जर्मनी की नाजीवाद नीति का भी विरोध किया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत रहा है। पंचशील। Panchsheel. The idea of Panchsheel came upon Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954. The word Panchsheel is derived from Sanskrit word Panch and Seal. Panch means 5 and Seal stands for rule of conduct, and the 5 principles of Panchsheel are mutual respect of each other's territorial integrity and sovereignty. Second, non-aggression.
थर्ड, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स. फोर्थ, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. फाइव, पीसफुल को एक्सचेंज पीसफुल को एक्सटेंसेंस. तो मुझसे बोलते नहीं बन रहा है आज छाले की वजह से. पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ. क्योंकि आपका 1950 1954 1955 का जो टाइम है या उससे पहले का टाइम है, चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया था, है ना. तो इसकी वजह से भाई तिब्बत आपका एक फ्री कंट्री के तौर पे था, उससे भारत का ज़्यादा लगाव था. तिब्बत में ही आपके जो दलाई लामा है वो रहते हैं, और वो तिब्बत छोड़ के, अब कहा जाए तो चाइना छोड़ के वो इंडिया पे आके रहते हैं, है ना. उनका बिहार में भी जो गया करके जो इलाका है वहाँ पे अलग अलग धर्मों का उनके कल्चर का मंदिर, जैसे अपना मंदिर होता है, किसी मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, वहाँ हर जगह बना हुआ है. तो दलाई लामा का भी एक रेजिडेंस बना हुआ है जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं. ओके. तो उस टाइम पे जब ऑक्यूपाइड कर लिया चाइना ने तिब्बत को, तो तिब्बत से ही लगा हुआ अपना कश्मीर है, लद्दाख है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, अपने देश का हिस्सा है. तो चाइना इसको भी ऑक्यूपाइड करने के लिए आगे था. तो एक 5 नियम तैयार किए गए थे जिसको हम पंचशील कहते हैं. पंचशील आपका संस्कृत का शब्द है, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ था, एक पंच और एक शील. पंच का मतलब होता है 5, मतलब नंबर 5, 1 2 3 4 5, और शील का मतलब होता है आचरण के नियम, है ना, रूल ऑफ कंडक्ट, या आचरण के नियम, क्योंकि ऐसा ऐसा आचरण करना है उसके नियम है. और जो 5 नियम थे, पहला है आपका एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना. मतलब आपकी जो भी देश का जितना भी हिस्सा है उस पे उसको हड़पना नहीं है इस पे. दूसरा है आपका नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण. थर्ड है आपका एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना. हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उस पर किसी अगले देश का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, इसका ध्यान रखना, है ना. तो ये मतलब चाइना इंडिया दोनों के लिए कहा गया था. फोर्थ है आपका समानता और पारस्परिक लाभ. अंतिम है आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व. शांति बनाए रखना है कायदे से, पड़ोसी होने के तौर पे हड़पना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. फिफ्थ है आपका सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए समर्थन. इंडिया इज अमॉन्ग द ओरिजिनल members of the UN. India works for global peace. It has been attached to the organization like ILO, UNICEF, FAO, and UNESCO. India always follows the UN directions for the social and economic welfare of all. भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से है. ये विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं. अपन ILO हो गया, यूनिसेफ हो गया, FAO हो गया, यूनेस्को हो गया. भारत इन सभी से सक्रिय तौर पे जुड़ा हुआ है. भारत सदैव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता है. सपोर्ट ऑफ डिसआर्ममेंट. इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड द आर्म्स रेस. To achieve it, it is necessary to stop manufacturing of arms and to destroy which are already made. Only disarmament can establish international peace. The money and resources saved by disarmament can be used for the development of all the countries. निशस्त्रीकरण कहने को तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं आज के टाइम पे. आगे चल के हमको और भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी. अभी आपका एक निर्णय है, जैसे मे बी जनवरी या कुछ दिन और तक यूनाइटेड स्टेट्स में आपका ट्रम्प की गवर्नमेंट रहेगी. फिर अपनी पूरी सत्ता को
जो बाइडन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ट्रम्प आपका प्रेसिडेंट नहीं रह जाएंगे। लेकिन ट्रम्प ने एक ऑर्डर निकाल के रखा हुआ है नासा के साथ में कि नासा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करेगा या इस्टेब्लिश करेगा लूनर सरफेस पे। लूनर सरफेस मतलब चंद्रमा के सतह के ऊपर एक बेस बनाया जाएगा और उसे एक छोटी सी कॉलोनी बनाई जाएगी। वहाँ पे कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिन के लिए वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे रह सकेंगे या कोई भी वहाँ पे जाके रह सकता है बिना किसी स्पेशल सूट्स के, है ना। अंदर एक ये रूम्स बनाए जाएंगे या फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जैसा भी उनका प्लान होगा। वहाँ पे आप बिना किसी सूट के वहाँ पे जाके रह सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे पावर का सोर्स नहीं है तो उसके लिए एक सबसे अच्छा सोर्स आपका होता है, चाहे रेडियम हो गया, चाहे वो जिससे परमाणु भट्टी वगैरह चलती हैं, तो वो इस्टेब्लिश करना, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना। और आगे चल के ये भी प्लान है कि चांद को, लूनर को हम एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे भी यूज़ करेंगे। लॉन्चिंग पैड का मतलब होता है कि जैसे धरती पे जितने भी रॉकेट्स यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में, या फिर मून मिशन के लिए, या फिर सैटर्न वगैरह के लिए। अभी टाइटन पे इनका एक 2025 या 2024 में प्लान है कि हम टाइटन ग्रह पे एक भेजेंगे रॉकेट, है ना। चांद को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो वहाँ पे स्केप वेलोसिटी है, चांद को छोड़ने के लिए जो हमको पावर लगानी पड़ेगी वो कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है ना। धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल हमको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, या फिर ज़्यादा पावर हमको इंक्रीज़ करनी पड़ती है स्केप करने के लिए धरती की ग्रेविटी को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी शस्त्रीकरण पे आती है। निशस्त्रीकरण का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि भारत आज भी शस्त्रों की होड़ को रोकने में समर्थन देता है। इसके लिए आवश्यक ये है कि जो भी हथियार वगैरह वो ना बनाए जाएं, और जो भी बनाए गए हैं उसको ख़राब कर दिए जाएं, मतलब बेकार कर दिए जाएं, नष्ट कर दिया जाए उनको। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। निशस्त्रीकरण से बचाए जो भी पैसे बचेंगे, जो साधन बचेंगे, उसका उपयोग आपका जन सेवा में लगा दिया जाएगा। ऐसा सोचते सभी है लेकिन करता कोई नहीं, और कर सकते भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे भरोसा करके आप अपने हथियार डाल देंगे, पता चला वो ज़मीन के नीचे बना रहा है लक्सर हथियार ही हथियार, आपका हथियार ख़त्म हुआ, पता चला रेल दिया आपको। अगला है आपका न्यूक्लियर पॉलिसी, परमाणु नीति। इंडिया इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर इन वॉर। इंडिया डज नॉट सपोर्ट न्यूक्लियरिज्म ऑफ स्पेस, येट vehemently opposed the policy of non-proliferation of nuclear arms as it is based on partiality। वाह। भारत परमाणु नीति की युद्ध के अगर कभी युद्ध होता है तो भारत उसमें किसी भी परमाणु बम का इस्तेमाल न करने के समर्थन में है। भारत अंतरिक्ष में या स्पेस में किसी भी परमाणु बम या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर पावर का या फिर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर का यूज़ के समर्थन में नहीं है। वो परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है, क्योंकि हम पक्षपात नहीं करते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी का। अगला और लास्ट है सपोर्ट टू सार्क, और आप लोग इसको पढ़ लेना। दक्षिण एशिया राज्यों के साथ भाईचारे के संबंध का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव जैसे देश हैं। ओके, अब बाकी चैप्टर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।